ऐसे मैच को वन साइडेड बना दिया। कर्टसी शुभमन गिल की धमाकेदार इनिंग्स, 112 रन उन्होंने बनाए, श्रेयस अय्यर की 80 रन, विराट कोहली 52 रन, और कैसे एक वन साइडेड अफेयर में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और क्लीन स्वीप किया इस सीरीज में। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव ये है इंडिया के लिए कि यहाँ से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी दिखाई दे रही है। कुछ इंजरीज कंसर्न्स थे, बुमराह आउट हुए हैं, लेकिन तब भी ऑल इन ऑल इंडिया ओवरऑल एक चैंपियन दिख रही है, तो ये बहुत अच्छे साइंस है। अब इस मैच की बात हम अच्छे से करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज इस सीरीज का कौन बना है। तो शुभमन गिल बने हैं मैन ऑफ द सीरीज इस सीरीज के, और 259 रन उन्होंने बनाए हैं 3 मैचेस खेलकर, और बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि खराब दौर से गुजर रहे थे वो भी। काफ़ी टाइम से हमने देखा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में वो फेल हुए, उसके बाद टेस्ट मैचेस में उनके उनके रन्स नहीं आए, बीजीटी में रन्स नहीं आए उनके। उसके बाद T20 आईज में भी सफ़र कर रहे थे थोड़ा टाइम से। तो अब जब उनको देख रहे हैं ओडीआईज में बिल्कुल बैक इन फॉर्म है, तो टेक्निकल चेंजेस किए हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम थोड़ा सा अश्योर्ड हो सकते हैं कि ओपनिंग जो स्लॉट है वो रहेगा शुभमन गिल का और रहेगा रोहित शर्मा का, और ओपनिंग जोड़ी में दोनों के रन्स है दोनों के पास में। विराट कोहली को भी आज रन्स मिल गए हैं थोड़े से, तो इंडिया थोड़ी सी अश्योर्ड जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि 11 में क्या चेंजेस आज हमको दिखाई दिए। तो सबसे पहले टॉस जीता इंग्लैंड ने और बॉलिंग ली। वैसे बॉलिंग लेना यहाँ पे सही चीज़ थी, क्योंकि अहमदाबाद में यूजुअली ये होता है कि ड्यू शाम में आती है, और जो विकेट है वो यूजुअली थोड़ा सा बैटिंग के लिए अच्छा हो जाता है विद टाइम, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा भी है हमने कि जब पहली इनिंग्स होती है तो वहाँ पे जो 15 से 20 ओवर्स होते हैं उसके बाद विकेट स्लो होना स्टार्ट होता है। तो अगर पेसर होता है तो वो ऑफ कटर्स फेंकेगा, थोड़ी लेग कटर्स फेंकेगा, थोड़ी सी फंसा के डालेगा बॉल्स, साथ ही में स्पिनर्स जो होते हैं उनके लिए बॉल थोड़ा सा मदद करता है विकेट पर। तो ऐसे में वो चीज़ दिखती है, पर जैसे ही शाम होती है तो थोड़ा सा मॉइस्चर आता है अंडर द लाइट्स, अक्सर थोड़ी सी बॉल अच्छी, थोड़ी सी स्विंग होती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन बैट पे अच्छी आती है, और विद टाइम ड्यू आ जाती है तो बैटिंग ईजी होती है, सेकेंड इनिंग्स में चेस ईजी होता है। तो इंग्लैंड ने आज ट्राई किया चेस करने का, उन्होंने बॉलिंग पहले ली। उन्होंने अपने 11 में एक चेंज किया कि वो लेकर आए टॉम बैटन को इन प्लेस ऑफ जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन जिनकी हमने बहुत तारीफ की इतने टाइम में, तो फाइनली उनको ड्रॉप किया है जेमी ओवर्टन को, और मुझे नहीं लगता कि डिजर्व करते थे इतने टाइम से खेलना भी, पर ठीक है उन्होंने इस मैच में ड्रॉप किया। पर एक गस एटकिंसन को भी ड्रॉप कर लेते, क्योंकि गस एटकिंसन जैसा प्लेयर जो है वो भी एशियन कंडीशंस में मुझे नहीं लगता कि लिमिटेड ओवर सेटअप में आपको खिलाना चाहिए। इवन टेस्ट मैचेस में भी मुझे डाउट रहेगा उनके लिए, लेकिन आप उनको कम से कम लिमिटेड ओवर्स में मत खिलाइए एशियन कंडीशंस में। बैटिंग उनसे आपको लेना है तो आप बैटर को ही खिला लीजिए, या फिर आप ब्रायडन कार्स को खिला लीजिए जो कि उनसे मुझे बैटर लगे, और साथ ही में उनकी जो बॉल से ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, मतलब उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो वो एक चीज़ है जो कि बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा इंग्लैंड को, कि उनका जो बेस्ट पॉसिबल 11 है वो क्या हो सकता है। तो अभी आर्चर भी आएंगे, आर्चर इस मैच से बाहर थे, जेकब बैटल आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से। तो वो एक चीज़ रहेगी कि क्या टॉम बैटन वहाँ भी जा रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं अभी। तो वो एक चीज़ है। साथ ही में इंडिया ने 3 चेंजेस किए इस मैच में। वाशिंगटन सुंदर हमको दिखाई दिए इन प्लेस ऑफ रविंद्र जडेजा। साथ ही में हमने देखा अर्शदीप सिंह आए इन प्लेस ऑफ मोहम्मद शमी, और कुलदीप यादव आए इन प्लेस ऑफ वरुण चक्रवर्ती, जिनको कि निकल भी था। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं अर्शदीप और साथ ही में हमारे वाशिंगटन सुंदर, इनको खिलाया गया कि इनको थोड़ा सा गेम टाइम मिल जाए, और काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से 11 क्लियर दिख रहा है। अगर अब हम बात करें इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 11 क्या होने वाला है फर्स्ट मैच इटसेल्फ से अगेंस्ट बांग्लादेश 20 फेब को, तो वहाँ से फर्स्ट 11 मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करें, विराट कोहली नंबर 3 नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे अक्षर पटेल, नंबर 6 पे केएल राहुल, नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 10 पर कुलदीप यादव, और नंबर 11 पे अगर शमी फिट नहीं है तो हर्षित राणा। राणा ने इम्प्रेस किया है बट नॉट विद द न्यू बॉल, तो वो एक चीज़ रहेगी, थोड़ी सी क्रिकेट के हल्कों में बात होगी इस बारे में कि क्या करना चाहिए। तो शमी क्योंकि एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और थोड़े से हमने परफॉर्मेंस उनके काफ़ी देखे हैं, प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं। आप वर्ल्ड कप्स की बात कर लीजिए, आप टेस्ट मैचेस की बात कर लीजिए, तो उनसे उनसे अच्छा सीम पोजीशन किसका ही है इंडिया में, तो वो एक चीज़ रहती। तो शमी मैं चाहूँगा कि खेलें फर्स्ट पेसर, अगर नहीं फिट होते हैं तो आप राणा के साथ में जा सकते हैं, थर्ड सीमर बीइंग योर हार्दिक पांड्या। तो वो एक चीज़ है। साथ ही में अब हम आते हैं कि वैसे एक और चीज़ है कि सुंदर ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, हम ये मान सकते हैं कि 11 में शायद सुंदर हमको पहले खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो ऋषभ पंत, हर्षित राणा प्रोबेबली, हमारे वाशिंगटन सुंदर 3, और वरुण चक्रवर्ती, ये 4 लोग हो सकता है कि बेंच पर बैठे और 11 का पार्ट पहले मैच से ना हो, ये मुझे लगता है कि होगा।
तो अब देखते हैं कि कैसे ये सफ़र आज चला, आज कैसे मैचेस आगे बढ़े। उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ भी हैं जो कि अभी 1-2 दिन में आई है, स्क्वाड से रिलेटेड न्यूज़ भी आई है, बहुत सारे क्रिकेट टीम्स में चेंजेस भी हुए हैं। तो हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ओपन करने आते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल बॉलिंग करने आते हैं। मार्कवुड आज न्यू बॉल से आए, अच्छा चेंज है कि अगर मार्कवुड आप खिला रहे हो तो आप उनको न्यू बॉल दे दीजिए, भले ही बहुत इफेक्टिव ना हो, बट गस एटकिंसन से एनी डे एशियन कंडीशंस में वो इफेक्टिव होंगे। तो अच्छा है, उनको न्यू बॉल दी, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया। और साथ ही में जो रोहित शर्मा को आउट करने से उनको थोड़ा सा सेटअप मिला था, स्टेज मिला था कि अब वो थोड़े से रन्स को रोक सकते हैं। बहुत हद तक रोका भी रन्स को। शुभमन गिल और विराट कोहली ने थोड़ा सा टाइम भी लिया शुरुआत में, तो एक पॉजिटिव साइन रहा इंग्लैंड के लिए, वहाँ शायद थोड़े से रन उन्होंने बचाए भी। लेकिन उसके बाद जो शुभमन गिल की आंधी आई है, जो विराट कोहली ने रन बनाए हैं, उसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की जो विकेट है उसके बारे में। तो बॉल हिलता है, न्यू बॉल से बिल्कुल हिलता है। दूसरी बॉल रोहित शर्मा खेल रहे थे इनिंग्स की, तो वहाँ पर एक चीज़ है कि रोहित शर्मा ने थोड़ा चेंजेस किए हैं अपने टेक्निक में, क्योंकि उनको लेफ्ट आर्म के आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बॉल अंदर आती है तो वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं यूजुअली, हमने काफ़ी देखा है उनको आउट होते हुए भी। तो उस चीज़ को उन्होंने काउंटर करने के लिए थोड़ा सा अपना जो पैर है उसको बाहर लेके गए, ताकि थोड़े से सीधा रहे उनका स्टांस, थोड़े से सीधे रहें, अपराइट रहें, बॉल को खेलें, क्रॉस ना आ जाए लेफ्ट आर्म जब बॉलिंग करे तो उन्होंने ये चेंज, एक परमानेंट चेंज कर लिया था अपने टेक्निक में। तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब बॉल आपको 4th या 5th स्टंप पे होती है, तो वहाँ पे अक्सर आपका पैर उतना जल्दी नहीं आ पाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर नहीं समझ पाए बहुत जल्दी कि फ्रंट फुट पे जाना है, बैक फुट पे जाना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़े से स्क्वाड अप हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि स्क्वाड अप हो गए थोड़े से रोहित शर्मा बॉल पे, शायद बेटर, अगर उनके दोनों पाँव एक लाइन में होते तो शायद अच्छे से खेल पाते। पर क्योंकि उनका पैर अब बाहर निकल चुका है, तो हम नहीं कहेंगे कि टेक्निक में प्रॉब्लम है, क्योंकि अब वो इस तरीके से रन बनाते भी आ रहे हैं, तो उतना सीरियस इशू नहीं कहेंगे इसको। साथ ही में उसके बाद आते हैं शुभमन गिल पे। शुभमन गिल ने इस पूरी सीरीज में खुद को रिडीम किया है और बताया है कि क्यों नंबर 1 ओडीआई बैटर वो हैं और क्यों बाबर आजम नहीं है, ये उन्होंने बताया है। और शुभमन गिल बहुत बड़ा अश्योरेंस इंडियन टीम को भी दे रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो मुझे हटाने का, तो प्लीज़ हटाओ, और वाइस कैप्टन जो आपने बनाया है, बिल्कुल आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि रन उन्होंने बनाए हैं इस पूरी सीरीज में। और साथ ही में इसके पहले भी जो ओडीआईज में वो परफॉर्म करते हैं, तो सबके पास वो लग्जरी नहीं है कि शुभमन गिल उनके कंट्री में पैदा हो जाए और ओपन करे उनके लिए। तो ये एक चीज़ है कि हमको, हमारे पास है, हमको बिल्कुल उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको सारे मैचेस यहाँ से मिलने चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी के भी। और वाइस कैप्टनसी एक गुड मूव है मेरे हिसाब से उनको देने का, तो वो एक चीज़ बिल्कुल है। 112 रन उन्होंने आज बनाए हैं 102 बॉल्स में, अच्छा स्ट्राइक रेट 110 का हेल्दी स्ट्राइक रेट उनका रहा है। आउट अच्छे से नहीं हुए, उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे अभी। तो और चीज़ें ये भी है, विराट कोहली ने आज थोड़े से रन उनको मिले, उन्होंने 52 रन आज बनाए हैं 52 बॉल्स पे ही, 100 का स्ट्राइक रेट उनका आया है। 100 का ही आया है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो 95 का उनका स्ट्राइक रेट आया 55 बॉल्स पे। तो एक छक्का जो उन्होंने लिविंगस्टन को मारा था, वो बिल्कुल काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी आज की। तो एक और चीज़ है कि कोहली, विराट कोहली के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत टाइम से स्ट्रगल करते हैं। तो अब अगर आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं या किसी भी टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं, तो आप अपने सीनियर प्लेयर्स को, या इवन कोई भी प्लेयर जो 11 में आप मानते हैं कि खेलेगा, आप सबके रन्स चाहते हैं कि सब रन्स बना कर जाएं। बॉलर है तो विकेट्स लेकर जाए, तो रिदम में जाए। तो विराट कोहली ने आज जो 52 रन्स बनाए हैं, उससे कम से कम हम ये मान सकते हैं कि उनको रिदम मिला है। उनको फिर से वो थोड़ा सा, भले ही कह सकते हैं कि थोड़ा एजी लगे, फिजटी लगे अपनी इनिंग्स में, लेकिन कम से कम ये दिखाए कि मैं रन्स बनाऊंगा। हंगर दिखाई दिया आज दिखा कि कैसे वो कवर ड्राइव फिर से दिखाया उन्होंने, आगे बढ़ के छक्का मारा उन्होंने, स्वीप शॉट भी मार के दिखाया उन्होंने। तो ये सब चीज़ जब आप विराट कोहली में देखते हो तो आप मान सकते हो कि वो काम करके आए और ही इज़ हियर टू डू समथिंग, और वो हंगर उनके फेस पे साफ दिखाई दिया। रन्स बनाए, गिल के साथ में बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही में देखिए, विराट कोहली ने रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है अगेंस्ट स्पिन, और इन जनरल ऑफ स्टंप की बात, डिस्मिसल की बात तो हम पिछले कुछ वीडियोस में कर चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जो एक चीज़ अगेंस्ट स्पिन मुझे दिखाई दी उनकी आज, वो ये थी, वैसे इन जनरल फास्ट बॉलिंग के आगे भी उनकी ये चीज़ है कि वो फ्रंट प्रेस करके रखे हुए हैं। अब वैसे तो ये चीज़ उनकी सालों की एक चीज़ है, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अब वो स्पिन पे बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेनली विराट कोहली को आप देखते हैं कि स्पिन को हमेशा अच्छा खेलते आए थे अपने पूरे करियर में, तो पिछले 4-5 साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो होता क्या है कि हमेशा से विराट कोहली फ्रंट प्रेस पे रहते हैं, कि अपने फ्रंट फुट पे रेडी रहते हैं कि जब भी बॉल आएगी फ्रंट फुट पे आएगी तो मैं उसको ड्राइव मार दूंगा, मैं कैसे भी उसको नेगेट कर दूंगा, अगर वो बॉल थोड़ी सी आगे होगी मैं उसको खेल दूंगा, नेगोशिएट कर लूंगा, सॉरी, तो वो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर बॉल थोड़ी सी भी पीछे हो रही है तो वो बहुत जल्दी पीछे नहीं आ पा रहे, ये उनकी प्रॉब्लम रही है कुछ टाइम में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमने ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने डिसमिसल्स को कॉस्ट ऐसे होने दिया कि वो बहुत जल्दी पीछे नहीं आ पाए। अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कमिंस की बॉल थी, वॉरेंट की बॉल थी, जिसको बैकफुट पे खेल सकते थे अच्छे से, लेकिन अगर वो बैकफुट पे आते तो शायद लीव कर पाते उसको,
पर वो बैकफुट पे नहीं आए, उन्होंने फ्रंट फुट पे बैट चलाया और एजेस दिए बहुत सारा। तो चलिए ठीक है, वो तो अब हो चुका, लेकिन अगेन स्पिन में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि विराट कोहली पहले से फ्रंट फुट पर रेडी रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे उसको ऐसे ही टहला देना है सिंगल के लिए, या फिर डिफेंड करने को नहीं देख रहे हैं। तो वो एक बड़ी चीज़ है कि बॉल आ रही है तो मैं उसको ऐसे ही चला दूँ ऑफ में, लॉन्ग ऑन की तरफ चला दूँ, लॉन्ग ऑफ की तरफ चला दूँ, मैं सिंगल ले लूँ, कवर की तरफ मार दूँ, सिंगल ले लूँ, मिड विकेट की तरफ मार दूँ, सिंगल ले लूँ। तो उस चीज़ में क्या हो रहा है कि वो पहली बात तो फ्रंट प्रेस पे है, दूसरी बात वो बैट को बहुत स्ट्रेच करके फेंक दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, एक बीच में डीआरएस लिया था, आदिल रशीद ने कहा था जॉस बटलर को डीआरएस लेने का, तो उस टाइम पे उनका बैट मिस हुआ और आउटसाइड लेग हो गए थे वो, जो बॉल पिचिंग थी वो आउटसाइड लेग थी। और वहाँ पे अगर आपने फुटेज देखा हो, फोटो देखा हो, तो उस चीज़ में आपने देखा हो कि बहुत स्ट्रेच लगे आगे को, ऐसा लगा कि बैट फेंक दिया, उनका जो हेड भी था बहुत आगे था उनकी फीट से, उनके हाथ जो थे वो बहुत ही आगे थे। जब इतने ज़्यादा आपके आगे हाथ होंगे, जब आपका हेड बहुत आगे होगा, तो वहाँ पे आप आपका कंट्रोल लूज कर देंगे। तो वो एक वीकर टेक्निक की निशानी है जो कि विराट कोहली साहब एसोसिएट नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा से आप एक चीज़ उनसे एसोसिएट करते हैं कि जो उनका जो चिन होता है, जो उनका हेड होता है, वो हमेशा उनकी फीट की लाइन में होता है, और जो बैट होता है वो उसके आगे होता है। तो ये आइडियल टेक्निक उनकी हमेशा रही है। लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, पहले भी किया था, लेकिन इस मैच में मुझे और सीरियस लगी ये प्रॉब्लम, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। बाकी विराट कोहली को मैं सिखाने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन ये चीज़ से क्या है कि शायद हम थोड़े से उनसे और रन जो देख पाएंगे वो थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि दुबई में अगर बॉल फंस के आएगी और आप ये चीज़ करोगे कि आप बैट ऐसे फेंक के सिंगल लेने का ट्राई करो, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। पर एक चीज़ है कि लेट्स बी होपफुल कि उनके रन आ जाए हैं, तो शायद अपने आप वो इस चीज़ को समझें इन नेट्स, या अगर वो मैच सिमुलेशन करते हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस चीज़ को समझें और देखें कि क्या होता है। बाकी जो उनकी बॉल थी डिस्मिसल की, वो अच्छी बॉल थी मेरे हिसाब से। जो आदिल रशीद है वो बहुत अच्छे लेग स्पिनर अभी बिल्कुल है, वन ऑफ द टॉप 2-3 में उनका नाम बिल्कुल आप लेंगे हमेशा, कि आदिल रशीद कोई नॉर्मल स्पिनर नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है। और आज भी जो दिखाई दिया पेस वेरिएशन उनका बहुत अलग था, कि हर एक बॉल जो है उसकी पेस वेरी कर रहे हैं वो। पिछले मैच में आप याद करें तो उन्होंने कोहली को बहुत आगे की बॉल फेंकी, तो कोहली ने एच कर दिया था पीछे उसको, तो एच किया और पीछे कीपर ने कैच पकड़ा था। तो वही चीज़ है। साथ ही में जो आदिल रशीद की बात कर रहे थे हम, उनको ड्रिफ्ट भी मिल रहा है। अगर आप हार्दिक पांड्या का विकेट देखें तो बहुत ही सुंदर जो बॉल ड्रिफ्ट होती है, हार्दिक पांड्या ड्रिफ्ट के लिए खेल गए और बॉल थोड़ी सी जो उतनी ड्रिफ्ट होनी थी उतनी नहीं हुई, और थोड़ी सी आगे बढ़ के वो स्टंप पे बोल्ड हो गए। वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉल्स है इस सीरीज में। हमको उस चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा, और हम ये नहीं कह सकते कि पंड्या गलत खेले, पंड्या बिल्कुल सही खेले, क्योंकि अगर वो बॉल थोड़ी ड्रिफ्ट होती भी तो पंड्या के लिए शायद वो वहाँ से अंदर से भी बोल्ड होने का चांस बना देती। तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते पंड्या से कि आपने गलत खेला। आदिल रशीद की बॉल वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉल थी। सेम कोहली की बॉल भी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो फ्रंट प्रेस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे थे, स्ट्रेच पोजीशन में भी थे, तो वहाँ पर उनके पास चांस नहीं था कि वो बैकफुट पे आ पाते, जो कि मुझे लगा कि ऐसे वो आउट हुए। और मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि लेंथ को जज कर पाएँ, थोड़ा हाथ से पढ़ पाएँ, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि लेंथ को जज करना बहुत ज़रूरी है स्पिन के लिए। एक बार को आप हाथ से ना भी पढ़ पाएँ, लेकिन अगर आप लेंथ को जज कर लेते हैं तो बहुत बार आप नेगेट कर सकते हैं उसको। अगर वो बॉल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आप उसको नेगेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ थी। तो अच्छी चीज़ है कम से कम कि कोहली ने 52 रन इस मैच में बनाए हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जाएगा इन दैट ट्रॉफी। और वैसे भी क्योंकि बाकी टीम्स वीकर दिख रही हैं हमको, तो चांस बनाता है इंडिया के लिए कि बिल्कुल आपको जीतना है ये टूर्नामेंट। दूसरी बात यह है कि गिल की जितनी बात करें कम है। शुभमन गिल पे बहुत क्वेश्चंस थे कि आप कैसा करोगे, आप टेस्ट में फेल हो रहे हो, प्रिंस हंसी उड़ा रहे थे लोग उनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन शुभमन गिल ओडीआईज में कभी फ्लॉप हुए ही नहीं। अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप भी उनका ठीक ठाक गया था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बुरा भी नहीं कह सकते। तो शुभमन गिल ने बहुत अच्छा किया है इंडिया के लिए ओडीआईज में। फॉर्मेट को मिक्स ना करें तो अच्छा है, क्योंकि T20 आईज में उनको उतने मौके नहीं मिले हैं। टेस्ट में रिसेंटली फेल हुए हैं, ज़्यादा फेल हुए हैं, सेना में उनके रिकॉर्ड्स खराब हुए हैं। तो वही चीज़ बिल्कुल आप कह सकते हैं कि है, लेकिन ओडीआई की बात अलग है। ओडीआई में जिस तरीके की टेक्निक में उन्होंने चेंज भी अभी दिखाया है हमको, वो हर जगह जहाँ पे क्रिकेट खेलने पिछले कुछ टाइम में, वहाँ उनका ट्रिगर मूवमेंट रहा है शुरुआत में, और इस ओडीआई में जब वो दिख रहे हैं हमको, तो हमको दिखाई दे रहा है कि वो खड़े हैं, उनको ऑफ स्टंप पता है कहाँ है, और वो एक जगह पे खड़े होकर खेल रहे हैं। अगर ट्रिगर मूवमेंट होता है तो आप बहुत बार लेंथ को जज करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप पोजीशन में ना आ पाए जल्दी से, क्योंकि अगर आप स्टेबल हेड से खड़े हैं, स्टेबल बॉडी से खड़े हैं, तो आपके लिए फ्रंट फुट को लैंड करना, प्लांट करना ईजी होता है, बैक फुट पे जाना ईजी होता है। लेकिन अगर आप ट्रिगर मूवमेंट के साथ में खड़े हैं तो बहुत बार आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको शायद फ्रंट फुट थोड़ा आगे ज़्यादा चले जाए, थोड़ा पीछे रह जाए, या बैक फुट आपको समझ में ना आए कि कैसे जाऊँ मैं, जब आप ऑलरेडी ट्रिगर मूवमेंट लेके आ गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथ ही में आप बाहर की बॉल को कभी कभी अंदर का बना सकते हैं, आप बाहर जाते हैं थोड़ा सा तो आप एज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रहेंगी साथ में हमेशा ट्रिगर मूवमेंट के। तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे शुभमन गिल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हैं, वाइस कैप्टनसी भी है।
तो अभी तक तो रास आई है उनको वाइस कैप्टनसी। लेट्स होप कि अच्छा रहे, फैंस भी उनके जितने हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि शुभमन गिल ने रन्स बनाए हैं, जो बिल्कुल बहुत सारी लड़कियां उनकी फ़ैन हैं, तो होपफुल रहेंगी वो भी कि बिल्कुल रन्स आए उनके। तो मुझे एक बात तो समझ में नहीं आई थी बहुत से लोगों की कि शुभमन गिल पे आपको क्वेश्चन करना है, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं इन टेस्ट फॉर्मेट, इन इवन T20 आइस, ठीक है आप कर सकते हैं, टेक्निक पे बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स रही है, पर ओडीआईज में आप उन पे क्वेश्चन क्यों कर रहे थे, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि उन्होंने ओडीआईज में खराब किया कहाँ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जायसवाल से उनको रिप्लेस कर दो। जायसवाल ने ओडीआईज खेले कितने हैं? जायसवाल ने एक ओडीआई खेला है, वो भी अभी, वो भी तब जब विराट कोहली इंजर्ड हुए तो उनको इंडक्ट किया। और ये मान सकते हैं कि चलो पहले खेल सकते थे वो, लेकिन तब भी एक एक मैच वो खेले। तो क्या आप एकदम से न्यू बैटर को आके एक अच्छे वाले खेलते हुए प्लेयर को बाहर कर देंगे? क्या आप कल को ऋतुराज गायकवाड़ को ले आएंगे, रोहित शर्मा को हटा देंगे? या कल को क्या आप साई सुदर्शन को ले आएंगे, विराट कोहली को हटा देंगे? तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे आई डोंट थिंक कि क्रिकेट चलता है या कोई टीम चल सकती है ऐसे। तो शुभमन गिल खराब नहीं कर रहे थे ओडीआईज में, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए उनकी वाइस कैप्टनसी पे भी इवन, क्योंकि बहुत अश्योर्ड नंबर 1 बैटर वो दिख रहे हैं, बहुत अश्योर्ड सिलेक्शन दिख रहे हैं टीम में, कि जब भी टीम बन रही है ओडीआईज तो पहला नाम उनका बिल्कुल आप ले सकते हैं कि हाँ ये तो खेलेंगे, बाकी लोग की बात कर लेते हैं क्या। तो बिल्कुल अच्छा करते हैं। दूसरी बात, अगर आप बात करें गस एटकिंसन की, तो वो जब उन्होंने एक बॉल की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वही था शायद जिसको उन्होंने आगे बढ़ के छक्का मारा था। उन्होंने थोड़े से पोजीशन में आए और देखा कि बॉल आगे पिच होने वाली है और आगे बढ़ के बहुत ही शानदार सामने छक्का मारा। तो अहमदाबाद में तो आप खेल रहे हैं तो गिल को आप आउट नहीं कर सकते, और बिल्कुल गिल का वो ग्राउंड है, गिल की वो जगह है। पर एक चीज़ जिससे मुझे आज प्रॉब्लम हुई, वैसे तो गिल मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है एज अ प्लेयर, तो मैं बिल्कुल तारीफ हमेशा करता हूँ उनकी, लेकिन आज जो डिस्मिसल उनका दिखा है वो बहुत कुछ रेज कर रहा है प्रॉब्लम्स उनकी टेक्निक के बारे में। अब टेक्निक में ऐसा इश्यूज नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी मेंटालिटी में, या कह लें थोड़ा सा जहनी तौर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली बात तो पहली चीज़ तो आज प्री मेडिटेटेड शॉट खेल गए वो, जब वो जिस बॉल पे आउट हुए, तो आदिल रशीद की गुगली बॉल थी, वो थोड़ी ड्रिफ्ट भी हुई लेकिन गुगली थी, है ना। और उन्होंने पहले मान लिया था कि मैं इस पर स्वीप मारूंगा, वो समझ गए कि लेंथ, थोड़ी सी बॉल लेंथ या फुल पे होगी तो मैं स्वीप मार दूंगा उसको, पर बॉल थोड़ी ज़्यादा यॉर्क हो गए, थोड़ी सी बॉल ज़्यादा आगे थी वो, जिसको वो रीड नहीं कर पाए। तो उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि मैं ये मारूंगा। तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे तो आजकल बॉलर बहुत समझदार हैं, अगर वो दिख जाएगा उनको कि आप ऐसा कर रहे हो तो वो अपनी लेंथ को ऑल्टर कर लेंगे। तो वो दिख गए थे पहले भी कि स्वीप कर रहे हैं, तो शायद आदिल रशीद ने इसलिए भी ऑल्टर किया हो शायद। तो वो एक चीज़ है। साथ ही में क्या है कि उन्होंने हाथ से रीड नहीं किया। अगर आप इस लेवल पे हाथ से रीड नहीं करेंगे गुगली को, तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि अगर आप उसको रीड कर भी लें तो आपके मन में चलता है कि ये तो लेग स्पिनर है, मैं लेग स्पिन के लिए खेलता हूँ, और वहाँ पे अगर आप गुगली आ जाएगी वहाँ पे, तो आप एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं, आप बोल्ड हो सकते हैं, या अगर आप कह लें कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आप शॉर्ट लेग पे आउट हो सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो गिल नो डाउट एकदम आउट एंड आउट मैच विनर प्लेयर है इंडिया के लिए, बहुत अच्छी इनिंग्स आज की थी, लेकिन अगर इस चीज़ पे भी काम कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बिल्कुल, जो बहुत ही शानदार प्लेयर है, उभर के आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो अब बात करते हैं कि जब विराट कोहली आउट हुए थे, श्रेयस अय्यर आए थे। श्रेयस अय्यर बिल्कुल, जो जितनी तारीफ उनकी करें कम है, अभी और बात करेंगे उनके ऊपर। जब वो आए तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि बटलर जो है वो बहुत एकदम लगा कि कंफर्ट जोन में जा चुके थे, कि अब तो हमको रन्स पड़ने वाले हैं, और जितने रन्स हो चुके हैं अब तो हमको बस देखना है कि बैटर गलती करे। तो कुछ डिफेंसिव टैक्टिक्स दिखाई दी है मुझे बटलर की तरफ से। वैसे हमको इस चीज़ से क्या करना है वो बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन दिखना चाहिए थोड़ा सा। और जिस टाइप का क्रिकेट इंडिया खेलता है इन ओडीआईज, स्पेशली इन इंडिया, तो आप बिल्कुल उनको देखते हैं कि तो इन्विंसिबल लगते हैं। आप किसी भी प्लेयर को देख लीजिए तो सब लगता है कि अपना रोल पता है, प्रिपेयर्ड होके आते हैं, लगता है कि मारने आए हैं, बिल्कुल पीकी ब्लाइंडर्स वाला फील देते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो आज दिखाई दी कि बटलर डिफेंसिव लगे। मार्क वुड को लेके आ सकते थे आउट करने के लिए, किसी पेसर को लेके आ सकते थे, पेसर में साकिब महमूद को ला सकते थे, गस एटकिंसन तो क्या ही पेसर है इंडिया की कंडीशंस में। तो वो एक चीज़ थी, लेके आ सकते थे, नहीं लेके आए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल 43 बॉल्स पे उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप कर ली, जो कि बहुत जल्दी से आ गई। क्योंकि अगर कोई बैटर आउट हुआ है, 2 विकेट्स आपके गिर चुके हैं, आप प्रेशर बनाइए वहाँ पे। अगर आप प्रेशर बनाते, मार्कवुड को 2 ओवर्स का स्पेल देते, क्या पता आप आउट कर देते उस टाइम पे, न्यू बॉल से लेंथ पे फेंकते, न्यू बॉल तो सॉरी, आप लेंथ पे थोड़ा सा फेंकते बॉल को, और श्रेयस अय्यर वहाँ पे अगर एज हो जाते पीछे, तो आपको क्या पता आप मैच में वापसी कर लेते। आज शायद 350 लेके आप 323 कर रहे होते, और क्या पता आप जीत चुके होते। आप शुरुआत में चांसेस कम लेते थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें क्रिकेट के लिए उतनी अच्छी नहीं है। बाकी बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, कितने रन उन्होंने बनाए आज, तो एक बार वो देखते हैं। 78 रन उन्होंने बनाए 64 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट ऑफ 122। तो ये अनदर साइन है कि गुड नंबर 4 इंडिया के लिए बिल्कुल रॉबस्ट होके दिख रहा है कि यही होने वाले हैं। और बहुत अच्छा साइन है कि आप थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनाएं, उनको अभी से आप चांस दे रहे हैं, आप उनको खिलाएं, और उनके मन में कम से कम डाउट ना क्रिएट करें
इंडिया का टॉप 4 अभी ऐसा है जिसको आपको टच नहीं करना है, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। टॉप 4 के टॉप 6 भी ऐसा है कि जिसको आपको चेंज नहीं करना है। टॉप 7 भी ऐसा है, टॉप 7 टॉप 8 ऐसा है कि आप उसमें आप हाथ ही मत डालिए कि कोई चेंज करना है, क्योंकि रोहित शर्मा, कोहली, गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, पांड्या, जडेजा, अक्षर, ये इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओडीआई 11 में हमेशा बनते हैं। इनसे आपको चेंज नहीं करना है। जायसवाल नो डाउट अच्छे हैं, पर वो जितने अच्छे प्लेयर भी हैं उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई खराब नहीं कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। तो श्रेयस अय्यर का गेम आज भी दिखाई दिया अगेंस्ट स्पेस, शॉर्ट बॉल पे छक्का, आपको याद होगा गज एटकिंसन को उन्होंने बहुत अच्छे से रीड किया पहले, उन्होंने फाइनल लेग पे छक्का मारा। तो इस टाइप के शॉट्स जो कि श्रेयस अय्यर मार रहे हैं, ये मुझे बहुत देख के मजा आ रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो होने वाला है तो तबाही हो सकती है। और चैंपियंस ट्रॉफी अगर ये इंडिया की नहीं होती है, मैं जिंक्स नहीं करूंगा, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन एक चीज़ है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आपका है। अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो फिर पता नहीं क्या होगा गौतम गंभीर का, पता नहीं क्या होगा रोहित शर्मा का, सीनियर्स के क्या पत्ते काट दिए जाएंगे पता नहीं, लेकिन ये आपको जीतना पड़ेगा। इससे अच्छी टीम आप नहीं बना पाएंगे। इससे अच्छा, कहते हैं ना कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो इससे अच्छा मौका और दस्तूर आपको नहीं मिल पाएगा कि बाकी सारी टीम्स वीक होना चाह रही हैं और आपको जिताना चाह रही है कि आप जीतिए। हम सब अपने मेन प्लेयर्स को नहीं खिला रहे हैं या इंजर्ड कर रहे हैं। बुमराह नहीं, नो डाउट, बट स्टिल बुमराह के बिना भी ये टीम को ये अभी कमजोर नहीं दिख रही है जिस टाइप का क्रिकेट ही खेल रहे हैं। बुमराह बिल्कुल कमी तो खलेगी, इतना बड़ा प्लेयर अगर आपका मिस करता है तो वो कमी खलती है, लेकिन तब भी चांसेस हैं कि आप पेस बॉलिंग पे उतना रिलाय करेंगे ही नहीं इस टूर्नामेंट में। बैटिंग अच्छी दिख रही है, ऑलराउंडर्स अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, पेसर्स में भी ठीक कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। बाकी केएल राहुल को भी आज रन्स मिले हैं, आज नंबर 5 पे उनको भेजा गया। थोड़ा सोचा गया कि टाइम कम बाकी है, तो नंबर 6 पे जो इनका रोल होता है, नंबर 5 पे भी वो उनसे ले सकते हैं। और एक चीज़ है कि केएल राहुल ने जो आज रन्स बनाए हैं उस पर मुझे उनकी पुरानी झलक दिखाई दी है। केएल राहुल के साथ एक चीज़ थी आज कि जो उन्होंने कट शॉट मारा, अगर आपको याद हो, बॉलर तो मुझे याद नहीं आ रहे, शायद एटकिंसन या साकिब महमूद थे, थोड़ा सा हटे वो, और उन्होंने बहुत बहुत ही प्यारा शॉट, कट शॉट मारा और वो पॉइंट पे चौका गया। तो वो जो शॉट मुझे दिखाई दिया, मुझे याद आई 2020 की, जब 2019 या 20 था, जब न्यूजीलैंड गई थी इंडिया, वहाँ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी केएल राहुल ने, और वहाँ पे ये शॉट आया था। 80 रन थी या शतकीय पारी थी, उन्होंने वहाँ पे एक शॉट मारा था, और उसके बाद से केएल राहुल ने नंबर 5 अपना पक्का ही कर दिया था कि अब मैं ही खेलने वाला हूँ। ऋषभ पंत उस टाइम पे खराब फॉर्म की वजह से बाहर थे, तो केएल राहुल ने वो जो शॉट मारा था उसकी मुझे झलक आज दिखाई दी, और मुझे लगा कि यार ये प्लेयर भी फॉर्म में अब दिख रहे हैं और ये होना चाहिए। अब इनसे आप इनको आप टिंकर ना करें, इस अपनी पूरी फॉर्मेशन को खेलना चाहिए। अगर बहुत खराब 2 या 3 मैच इनके जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनकी जगह पे आप ऋषभ पंत को ला सकते हैं, लेकिन इनके साथ आप पहला मैच खेलिए। इन्होंने आज रन बनाए हैं, 23 रन बनाए हैं आज, 29 बॉल से उन्होंने 40 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 138 का बनता है उनका। तो ऐसे में जब आप देखते हैं तो आप केएल राहुल को बाहर मत बिठाइए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी टीम मैनेजमेंट से। वैसे तो वहाँ तक वीडियो पहुँच नहीं पाएगा, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि अगर कोई बात अच्छी हो तो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन एक चीज़ है कि आज जो केएल राहुल ने बैटिंग की है, मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस्ड हूँ। साथ ही में जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उनका कसूर नहीं कह सकते हैं उसमें, क्योंकि जो बॉल थी साकिब महमूद की, थोड़ी रिवर्स होकर अंदर आई, रिवर्स होकर लेट अंदर आती है बॉल, तो आप शायद अगर सोच के बैठे होते कि मैं सिंगल लूंगा, मैं डबल लूंगा, मैं मार दूंगा, तो अक्सर आप लाइन मिस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लेम उनको नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऐसी चीज़ हो जाती है, और प्रेशर भी था उन पर, टेल के साथ बैटिंग कर रहे थे, ऑलमोस्ट सुंदर आ चुके थे, तो ऐसे में हो जाता है ऐसा। थोड़ा पुराना टच दिखाई दिया, अमंग रन है विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली भी और केएल राहुल भी, तो बिल्कुल पॉजिटिव साइंस है इंडिया के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप बात करते हैं तो एक पेस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम बिल्कुल दिखाई दे रही है, और एक सीरियस प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमारे लेट मिडिल ऑर्डर की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर मैच में कोलैप्स हो रहा है। आप फर्स्ट ओडीआई की बात करें, सेकंड ओडीआई की बात करें, तो हर ओडीआई में आपको जितना जल्दी मैच खत्म करना चाहिए, आपको जितने विकेट्स में मैच खत्म करना चाहिए, आप उससे ज़्यादा ही ले रहे हैं। आप ओवर ज़्यादा ले रहे हैं, आप विकेट ज़्यादा दे रहे हैं, हर मैच में कोलैप्स हो रहा है। तो यहाँ कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी फिनिश करने आप जा रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन क्या ये चीज़, क्योंकि अब पंड्या के रन्स अभी नहीं आए हैं, अक्षर पटेल ने भी रन्स बनाए हैं, पर उतने भी नहीं बनाए कि आप कहें कि इन्होंने बिल्कुल ये तबाही मचाएंगे वहाँ जाके। तो पंड्या के रन्स नहीं है, जडेजा की बैटिंग ही नहीं आई है, सुंदर की बैटिंग आई है, पर कितना मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक कि वो मैच खेलेंगे, स्टार्टिंग 11 में होंगे। केएल राहुल के रन्स बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, तो ऐसे में क्या कोलैप्स जो हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोलैप्स है इसको बिल्कुल इसको हैंडल करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मैच में, अगर आप जीत भी रहे हैं मैच में, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप 400 सोच रहे हैं, आपको 400 बनाने हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरीके से कैजुअल अप्रोच से खेलेंगे तो इंडिया हार भी सकती है उस मैच को, तो उसका नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा आज स्टार्ट मिला, उसको
50 कम से कम इंडिया शॉट रही है। 400 रन आप देख सकते थे, 380 देख सकते थे, 390 देख सकते थे आप, जो कि इजीली पॉसिबल था। ऐसा नहीं था कि आपको कुछ बहुत अलग करना पड़ता उसके लिए। गिल फेंक के आउट हुए विकेट अपना, श्रेयस अय्यर ने भी बहुत खराब डिसमिसल दिया अपना, उनके बारे में हमने बात नहीं किया आज। तो श्रेयस अय्यर की अगर आप बात करें तो आदिल रशीद की बॉल थी। अब पेस वेरिएशन उनकी प्रॉब्लम रही है, वो बात सही है। आदिल रशीद ने मतलब जो फेंका है वो सबके लिए प्रॉब्लम दी है उन्होंने। श्रेयस अय्यर ने बहुत कैजुअली अपना बैट फेंका उस बॉल पे, कि बहुत ही दूर बॉडी से, उन्होंने पता नहीं क्या करना चाह रहे थे वो, और वो बॉल अगर पड़ भी जाती तो शायद उनको 1 रन मिलता, 2 रन मिल जाते मैक्सिमम। लेकिन वो शॉट नथिंग शॉट था मेरे हिसाब से। तो श्रेयस अय्यर ने जो शॉट मारा उसके पहले भी वो सेम तरीके से बीट हो रहे थे, वाइड मिल रही थी, 1-2 बार ऐसा मैंने देखा कि हुआ है। तो श्रेयस अय्यर ने जो चीज़ की है, अब वो भी विकेट थ्रो किया उन्होंने अपना। साथ ही में हार्दिक पांड्या की बॉल तो खैर बहुत ही अच्छी थी, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अक्षर पटेल ने भी जो किया, शायद एग्जीक्यूशन शॉट का नहीं हो पाया अच्छे से, वो बात सही है। लेकिन क्या आप आदिल रशीद का वो ओवर निकाल सकते थे? क्योंकि आदिल रशीद आपको पता है कि उनके बेस्ट बॉलर हैं, उसके अलावा आप सबको मार सकते हैं उनकी टीम में। आप लिविंगस्टन को मार सकते हैं, आप रूट को मार सकते हैं, आप वुड को मार सकते हैं, आप एटकिंसन को मार सकते हैं, उनको तो बहुत मार सकते हैं। आप साकिब महमूद को भी मार सकते हैं इवन। लेकिन आप उस टाइम पे रशीद को निकाल सकते थे शायद। तो वो एक मुझे लगा कि प्रॉब्लम रही। तो कोलैप्स एक प्रॉब्लम है, आप देखिए कैसे इस चीज़ पे काम करना है। तो साथ ही में बात करते हैं हार्दिक पांड्या की भी। मैंने चीज़ देखी कि हार्दिक पांड्या, वैसे मुझे पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और हार्दिक पांड्या के साथ में एक चीज़ है कि एक तो टीम को बैलेंस तो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आफ्टर रोहित, कोहली, बुमराह, मेरे हिसाब से 3rd या 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के, आफ्टर गिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हार्दिक पांड्या। आप नहीं कह सकते कि इनकी जगह क्या है, इनकी जगह बिल्कुल बनती है टीम में, मैं कह रहा हूँ। और बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड है अभी वो। लेकिन बात क्या है हार्दिक पांड्या की, कि बस अब इस चीज़ को क्रिकेटिंग एनालिसिस आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप बस जितनी बार मैंने उनको देखा है कि 10 ओवर्स बाकी हैं, 12 ओवर्स बाकी हैं, 15 ओवर्स बाकी हैं, वो जब जाते हैं तो लगता है कि वो आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा नीचे खेलें तो शायद वो ज़्यादा रन तक लेके जा सकते हैं। शायद इंडिया को जो नीड है, जैसे अक्षर पटेल की भी जो नंबर 5 उनको दिया गया है, तो उनको आप नंबर 5 पे भेज देते आज भी तो सही होता। नंबर 5 पे वो आते, थोड़ा सा टाइम ले सकते थे 10-12 बॉल्स का, उसके बाद वो रन बना लेते। केएल राहुल आ जाते, वो भी रन बना लेते। और पंड्या अगर नंबर 7 पे आते तो शायद मुझे लगता है कि रन आप उनसे देख सकते थे। लेकिन वो बस, अब ये बस मैं प्योरली विदाउट लॉजिक बात कर रहा हूँ, तो इसको आप वैसे मत देखना लॉजिक पे। लेकिन बस मैं देखना चाहूँगा कि पांड्या नीचे ही बैटिंग करें, ताकि वो आके आखिरी में तबाही मचाएं, एकदम दूसरी टीम को ज़मींदोज़ कर दें। तो वो एक चीज़ रहेगी। तो ऑर्डर मत चेंज करिए, पर ठीक है, अगर वो, लेट्स सी क्या होता है। अब इस बारे में तुम कितना ही बोल सकते हैं। एक चीज़ है, आदिल रशीद के बारे में हमको बात बिल्कुल करनी पड़ेगी। आदिल रशीद वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स इन द वर्ल्ड हैं अभी। उनकी ग्रेटनेस के बारे में हमको बहुत बात करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने आज 4 विकेट्स लिए हैं, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिस तरीके से विकेट्स लिए हैं और जिस तरीके से विकेट्स लेते आ रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, या कह लें इतने सालों में हम देख रहे हैं उनको, बहुत इंप्रूव लग रहे हैं एज अ बॉलर वो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक लेग स्पिनर पेस वेरी इतने अच्छे से करता है, या कोई भी स्पिनर बहुत ज़्यादा पेस वेरी करता है और कंट्रोल के साथ में करता है, जो कि आदिल रशीद कर रहे हैं, क्योंकि लेग स्पिनर के लिए अपनी हर एक बॉल को कंट्रोल से फेंकना इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। फिंगर स्पिनर के लिए क्या है, आप फिंगर्स को यूज़ करते हैं, बेटर कंट्रोल आपके पास आता है। पर रिस्ट स्पिनर में आप रिस्ट रोटेट करते हैं, और वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हर बॉल पे कि कितना फ्लाइट से कहाँ बॉल गिरेगी। तो ऐसे में आदिल रशीद जब अपनी इतनी पेस को वेरी कर रहे हैं कि 60 भी फेंक रहे हैं, 80 भी फेंक रहे हैं, 90 भी फेंक रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे इतना कंट्रोल देना, इतनी ब्यूटीफुल बॉलिंग करना, ये इजी नहीं है। जिस तरीके का ड्रिफ्ट उनको मिल रहा है, अगर आपने विराट कोहली का डिस्मिसल देखा हो, तो उस बॉल पे एक चीज़ थी कि जब आदिल रशीद ने बॉलिंग की, तो वो जो बॉल की लाइन थी इनिशियली वो इधर जा रही थी, लेकिन ड्रिफ्ट होते हुए थोड़ा सा लेग स्टंप पे चली गई विराट कोहली के, और वहाँ से जब वो आई तो आपने देखा कि विराट कोहली का जो पैर है वो ऑलरेडी इधर निकल चुका है, वो बाहर को नहीं निकला। और जब पंड्या की बॉल थी, पंड्या ने ड्रिफ्ट के लिए उस बॉल को खेला, तो ड्रिफ्ट के लिए उनका पैर बाहर निकला और बॉल अंदर ही पिच होके वो बोल्ड हो गए। तो ये अगर कोई ब्यूटीफुल बॉलिंग कर रहा है तो आदिल रशीद वो बॉलर हैं, और साथ ही में कोई भी यंगस्टर इनसे सीख सकता है कि इस तरीके की बॉलिंग, अगर इतना कंट्रोल आप ले आए, इतनी ड्रिफ्ट आप ले आए, इतना पेस वेरी आप ब्यूटीफुली कर लें विथ लाइन लेंथ इंटैक्ट, तो आप फिर बेस्ट बॉलर हैं इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल आदिल रशीद टॉप 2-3 में हमेशा रहेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉलिंग, 4 विकेट उन्होंने आज लिए हैं। साथ ही में अक्षर को भी उन्होंने आउट किया, तो बिल्कुल बेहतरीन बॉलर हैं। आप गिल का तो चलो ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। अक्षर पटेल को आउट जो रूट ने किया, शायद एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, जो रूट ने उनको आउट किया, हाँ उनको रूट ने आउट किया। तो जो चौथे विकेट थे उनके, वो श्रेयस अय्यर थे, पंड्या थे, कोहली थे और शुभमन गिल थे। तो वो एक चीज़ है। तो आदिल रशीद बिल्कुल हैट्स ऑफ, अच्छी बॉलिंग आप कर रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी में चैलेंज रहेगा उनका भी, दुबई जैसी कंडीशंस में।
तो अब बात करते हैं एक बार सम अप कर लेते हैं इंडिया की बैटिंग को। तो शर्मा आज फेल हुए, कोई बात नहीं, एक मैच पे आप क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं और उन्होंने होप्स दिए हैं हमको, एज़ फैन्स हमको होप्स दिए कि इंडिया अच्छा करने वाली है। कैप्टेंसी अच्छी दिखाई दी इस मैच में, तो बहुत मज़ा आया देख के ओवरऑल। शुभमन गिल क्या कहने, यंगस्टर हैं, प्रिंस हैं, प्लेयर फॉर फ्यूचर हैं, बिल्कुल जितनी तारीफ़ें करें कम है। लड़कियों की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है वो भी कम है, और बढ़ जाए तो अच्छा है, जैसे प्लेयर वो हैं। विराट कोहली लेजेंड, गोट ऑफ ओडीआई क्रिकेट, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन ओडीआई एवर, तो जितनी तारीफ करे कम है, रन आज उनके बने। श्रेयस अय्यर बहुत इंप्रूव प्लेयर है, डोमेस्टिक का क्या इम्पैक्ट होता है आपने देखा, 78 रन उन्होंने आज बनाए हैं। 40 रन के राहुल ने बनाए हैं, इंप्रूव मुझे दिखाई दिए वो। एक जो उन्होंने जो कट शॉट मारा, मैं उसका आज फैन हो गया। हार्दिक पांड्या अग्रेसिव दिखे, दो छक्के ब्यूटीफुल मारे, आदिल रशीद को अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल्स को ऑफ स्टंप पे मारा, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि आगे बढ़कर ऑफ स्टंप की बॉल को आप जब लॉन्ग ऑफ पे छक्का मार रहे हैं, उसकी आपने लेंथ देखी होगी, 94 मीटर्स पहले छक्का गया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतना बड़ा छक्का मार दें आदिल रशीद को, वो भी लॉन्ग ऑफ के बाहर, जो कि मतलब आप इतना बड़ा छक्का मारना लॉन्ग ऑफ पे इतना इजी नहीं है। लॉन्ग ऑफ पे अगेंस्ट स्पिन या कवर्स पे अगेंस्ट स्पिन उतना इजी नहीं होता। तो बेहतरीन 2 शॉट्स मारे उन्होंने। अक्षर पटेल और लंबा खेल सकते थे, थोड़ा निराश किया आज उन्होंने, क्योंकि आपको खेलना है, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, आपको खेलना है, आपको मैच को चलाना है। तो अक्षर पटेल वो बिल्कुल कर सकते हैं, इस मैच में फेल हुए। सुंदर की आज आपको बात करनी पड़ेगी। सुंदर शायद वाइट बॉल क्रिकेट में एज बैटर उतने ब्यूटीफुल नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना कि आप अक्षर में देख सकते हैं या जडेजा में आप वो चीज़ देख सकते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया उन्होंने आज, कह सकते हैं कि मैचेस नहीं खेल रहे इतने टाइम से, लेकिन सुंदर फर्स्ट चॉइस लेवल में नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। हर्षित राणा ने अच्छा शॉर्ट नॉक खेला, 13 रन उन्होंने बनाए, 10 बॉल्स पे खेले, वो अच्छा खेले। तो उम्मीद रहेगी कि जब भी उनको मौका मिले, अगर उनको मौका मिले तो बिल्कुल अच्छी बैटिंग भी दे दें कभी नंबर 9 पे आके। अर्शदीप सिंह 2 रन, कुलदीप यादव 1 रन, तो ठीक है। इंडिया ने 356 रन बनाए, कम से कम 40 रन शॉर्ट है मेरे हिसाब से, 40-50 रन शॉर्ट है। और जब मैच चल रहा था, गिल और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, उस टाइम पर मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट कि उस टाइम पे इंडिया 410 के आसपास रन बना रहे हैं। अब वैसे तो ये प्रोडिक्शन जो था आप कह सकते हैं कि बचकाना था या थोड़ा सा फ्लॉट था, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से विकेट थ्रो हुए हैं श्रेयस अय्यर के, गिल के, तो आप वो आराम से रन बना सकते थे, 390-400 के आसपास जा सकते थे आप। तो वो मिस किया, पर कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको इतने रन पे तो आप हर मैच जीतेंगे मुझे लगता है। तो लेट्स होप सब अच्छा हो इंडिया के लिए और इंडिया जीते, बहुत अच्छी एक जीत आए इंडिया के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो एटकिंसन बीइंग एटकिंसन, 8 ओवर में 74 रन उन्होंने खाए। हर मैच में पिट रहे हैं, हर मैच में कुटाई लग रही है उनको, पता नहीं क्यों वो खेल रहे हैं, क्यों आर्चर बाहर हैं, क्यों ब्राइडन कार्स बाहर हैं, पता नहीं क्या किसकी पर्ची है वो इंग्लैंड की टीम में, ये पता नहीं क्या क्या उनकी फैमिली क्या करती है, मुझे नहीं पता, पर कितने खराब बोल रहे हैं एशियन कंडीशंस में, कैसे इनको खिला सकते हो आप। मार्कवुड ने अच्छी बॉलिंग किया आज, 5 का इकनॉमी रहा, 9 ओवर से 45 रन उन्होंने दिए, रोहित शर्मा को आउट किया और इनका भी 1 ओवर बटलर ने बचा लिया। क्यों बचा लिया, कोई बटलर से ही पूछे। इंग्लैंड के फैंस को पता नहीं चिंता होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जितना कैजुअल क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो आपको तो हर मैच में इनके घर में आग लगानी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, इतना आपको मजाक बना दिया क्रिकेट का आपने। वुड का 1 ओवर क्यों नहीं कराया, वुड के 9 रन जब 9 ओवर्स उनके हुए, तो कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हुई, आपने 1 ओवर उनका बचा दिया, कैसे ये चीज़ हो सकती है। आपको बचाना है, आप एटकिंसन का बचा देते, आप साकिब महमूद का बचा देते, आपने वुड का कैसे बचा दिया। साकिब महमूद ने भी ठीक बॉलिंग की, रन तो आज सबको ही पड़े, थोड़ा और बेटर कर सकते रहे शायद, लेकिन ठीक है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। के राहुल को राइट टाइम पर उन्होंने आउट किया, वरना के राहुल शायद आज कम से कम 25-30 रन और पड़वा सकते थे। तो वही चीज़ है, जो रूट महंगे साबित हुए, मेन बॉलर नहीं है आपके, ठीक है। आदिल रशीद ब्यूटीफुल बॉलिंग की उन्होंने आज, मज़ा आया उनकी बॉलिंग को देख के। और लिविंगस्टन भी थोड़े से महंगे रहे, 8 ओवर से 57 रन उन्होंने खाए, पर ठीक है, लिविंगस्टन उनके लिए अच्छे बॉलर हैं और वो काम कर सकते हैं 5th बॉलर का 6th बॉलर का मिलाकर, ठीक है। तो ये रहा इंडिया का जो फर्स्ट बैटिंग का जो पूरा पीरियड था उसकी बात। अब हम करेंगे इंग्लैंड की बात, जिनको चेस करना था 57 रन इन 50 ओवर्स। बेन डकेट जो कि इंजर्ड हुए पहली इनिंग में, इंजर्ड हुए तो उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, शायद उनका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ होगा जहाँ तक मुझे दिखा, या कोई क्रैम्प आया होगा शायद। तो बेन डकेट ने जितने रन बनाए उन्होंने बिना अपने पैरों को चलाकर बनाए, तो आप समझ सकते हैं कि 34 रन उन्होंने 22 बॉल से बनाए हैं। और जिस टाइप के शॉट्स उन्होंने खेले वो दिख रहा था कि उनके पैर चल नहीं सकते, तो ठीक स्टार्ट उन्होंने दे दिया अपनी साइड से। इंजर्ड प्लेयर से आप इतनी शायद उम्मीद करते हैं। और हरजीत सिंह की ब्यूटी दिखाई दी उनके डिसमिसल में, कि वो समझ गए कि बेन डकेट के पैर नहीं चल रहे हैं, तो उनको पेस ऑफर क्यों करें। उनको आपने कटर फेंकी, कटर पे उन्होंने शॉट मारा, एज लगा, रोहित शर्मा ने कैच आउट किया। तो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की हरजीत सिंह ने, मेरे हिसाब से फर्स्ट बॉलर होने चाहिए वो, फर्स्ट पेसर होने चाहिए टीम में खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। फिल सॉल्ट का स्ट्रगल चला आ रहा है, 23 रन उन्होंने बनाए। बैंटन आज आए हैं, जेकब बेथल को इन्होंने रिप्लेस किया है, जेकब बेथल इंजर्ड हुए हैं, आउट है चैंपियंस ट्रॉफी से।
टॉम बेंटन IL T20 में अच्छा खेलते हुए आए हैं, इसलिए उनको कॉल अप आया है इंग्लैंड का फिर से। टॉम बेंटन ने अच्छी इनिंग्स खेली, ठीक खेले, लेकिन ठीक बॉल थी कुलदीप यादव की, उस पर आउट हुए, बहुत अच्छी भी नहीं थी। पर अब स्पिन आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि इंग्लिश अंग्रेज बल्लेबाज खेलेंगे, वही चीज़ है। जो रूट ने भी ठीक बॉलिंग की, उसके बाद आउट हुए। जो रूट भी लगा कि मैच प्रैक्टिस थोड़ी सी कम मिली है उनको, तो जितना वो अभी खेल रहे हैं अच्छा है, और प्रैक्टिस करें, नेट्स में आए तो दिखाई देगा कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया एक फॉर्मेडेबल साइड, इंग्लैंड एक फॉर्मेडेबल साइड बन सकता है क्या। बाकी एक चीज़ थी जो कि केविन पीटरसन ने हाईलाइट की ड्यूरिंग कमेंट्री स्टिंट, कि जो रूट के अलावा इस पूरी इंग्लैंड की टीम में कोई नेट प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है। अब नेट प्रैक्टिस कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये इनके अंदर एक बिलीफ है कि हम बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड हैं, या इतने एरोगेंट हैं कि हमको करने की ज़रूरत नहीं है, कि हम देख लेंगे जो भी चैलेंज आएगा हमारे लिए, या फिर ये कंडीशंस ऐसी है कि आपने घोल के पी लिया है, आपको पता है कैसे खेलना है। तो ये एज अ साइड तो अच्छे साइंस नहीं है। तो बिग थ्री की आप बात करते हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की, तो बड़ी टीम्स में से एक का ऐसे नज़रअंदाज खुद को कर देना, खुद की क्वालिटीज़ को ऐसे नीचे कमतर बता देना, बहुत ख़राब चीज़ है मुझे लगता है। तो लेट्स होप कि इंग्लैंड ये सब चीज़ छोड़े, कम से कम अच्छे से क्रिकेट खेले, और मैकुलम को आप बाहर कर दो। मैकुलम ने कहीं सक्सेस दी ही नहीं है आपको। अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने एक टेस्ट सीरीज जिता दी आपको, बाकी बेसबॉल कहाँ सक्सेसफुल हुए हैं? अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको बस 11 लोग भेजने हैं हराने के लिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, 11 लोग भेजने हैं आपको। पता नहीं क्या उनका रहा है। वैसे रिसेंटली तो उन्होंने अच्छा किया है टेस्ट में भी, क्योंकि ड्राई विकेट्स दे देते हैं, उसके बाद साजिद खान और नोमान अली उनको गेम जिता देते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो हैरी ब्रूक 19 रन बना के आउट हुए, जॉस बटलर ने 6 रन बनाए, लियम लिविंगस्टन ने 9 रन बनाए। अब ब्रूक और बटलर की आप बात कर सकते हैं कि अनलकी डिसमिसल्स आ गए उनके काफ़ी। बटलर भी हर्षित राणा की बॉल पे एज देके प्लेड ऑन हो गए, सेम हैरी ब्रूक के साथ में हुआ, डिफेंड किया बॉल को, बाउंस होकर स्टंप पे लगी, अनलकी डिसमिसल्स आ गए, वरना क्या पता मैच कहाँ जाता। लियम लिविंगस्टन भी खराब शॉट मार के आउट हो गए, गस हटकिंसन भी 19 रन बनाए अच्छे, पर अगर उनसे आपको यही करना है तो आप उनको भी नंबर 5-6 पे खिला दो, क्योंकि बॉलर तो वो नहीं दिखती एशियन कंडीशंस में अच्छे। साथ ही में आदिल रशीद, फिर तो बैटिंग को देखने का मतलब नहीं है। तो ये चीज़ रही है इंग्लैंड की। तो 100 कितने रन से रहा है उन्होंने, 52, 56 -14, तो 142 रन से इन्होंने इंग्लैंड को हराया इंडिया ने आज। तो बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं, डाउन एंड आउट कह सकते हैं कि इन्होंने कर दिया बिल्कुल। तो ऐसी जीत आपको अक्सर कम ही मिलती है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि इनकी बैटिंग का क्या बात थी। बाकी थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग के बारे में भी। तो हर्षित राणा की आज फिर से एक चीज़ दिखाई दी है, हर मैच में दिखाई दे रही है, कि न्यू बॉल से हर्षित राणा को आप क्या दे सकते हो। स्पेल एक वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर्षित राणा ने न्यू बॉल से प्रूव नहीं किया है कुछ भी अभी तक। तो ऐसे में क्या राणा को आप न्यू बॉल देकर निश्चिंत रहेंगे कि ठीक है आप करिए न्यू बॉल। और वहाँ पे उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि उनकी लाइन लेंथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखें तो न्यू बॉल से एक इंसान का टप्पा होता है, एक बॉलर का टप्पा होता है कि गुड लेंथ पे फेंकें या थोड़ा सा आगे फेंकें, ताकि थोड़ी सी बॉल LBW का कैंडिडेट बनाए। ड्राइव मारने जाएँ तो कभी एज हो जाए, ड्राइव की बॉल तो ज़्यादा फुल हो जाती है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे 4-5-6 मीटर की लेंथ पे आपको बॉलिंग करनी होती है। तो राणा की जो एक नेचुरल बॉल है वो थोड़ी सी पीछे होती है, क्योंकि राणा लंबे भी हैं, थोड़ा बॉल पटकते हैं, हिट द डेक बॉलर हैं वो। तो ऐसे में उनकी जो बॉल से वो ज़्यादा बॉलिंग जो है वो ज़्यादा वहाँ हो रही है, थोड़ी सी शॉर्टर साइड पे हो रही है। तो ऐसे में कि न्यू बॉल से आप उतने इफेक्टिव हो पाएंगे, तो आई हैव माई सीरियस कंसर्न्स वहाँ पे, क्योंकि नहीं हो पाएंगे। आपको बॉल को मूव करा के आउट करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको न्यू बॉल से शायद बॉलिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो यही चीज़ है। साथ ही में स्लोअर बॉल्स बहुत कर रहे हैं न्यू बॉल से। आप पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आके स्लोअर बॉल्स नहीं कर सकते हैं न्यू बॉल से। जब तक कि एक चीज़ पक्की ना हो जाए कि यहाँ स्विंग नहीं है, आप तब तक स्लोअर बॉल्स पे नहीं जा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम में रन्स बन रहे हैं, तो आपने स्लोअर बॉल्स फेंकी। दूसरे हैंड पे आप देखें तो अर्शदीप सिंह ने लगातार बॉल स्विंग की और बॉल मूव हुई, अच्छी घूमी बॉल, कंट्रोल में दिखे अर्शदीप सिंह भी अपनी बॉल्स के साथ में। तो वही चीज़ जो है वो राणा को सीखनी पड़ेगी, वरना शायद न्यू बॉल से आप उनको खेलते हुए ना दिखें, आप उनको खेलते हुए ना देखें, क्योंकि थर्ड आपके पास जो थर्ड नॉन बैटिंग ऑप्शन होता है वो कुलदीप यादव का ऑलरेडी है। तो 9 नंबर फिक्स है कुलदीप यादव का। अब 10 नंबर पे और 11 नंबर पे आप 2 बॉलर्स खिला सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा बैटिंग नहीं देते। तो उसमें अगर एक अर्शदीप है ही, जो कि मुझे लगता है, और अगर एक शमी हो जाएंगे तो आपकी जगह नहीं बनेगी। तो देखिए राणा जो है जब बहुत साल कोई बॉलर्स बॉलिंग करते हैं तो एक चीज़ उनकी बन जाती है कि उनकी ना एक कंफर्टेबल लेंथ बनती है, क्योंकि उनको एक चीज़ अच्छे से पता है कि अगर आप भी बॉलिंग करेंगे, अगर आप 10 ओवर्स फेंकते हैं, अगर आप टेस्ट में बॉलिंग करते हैं, आप 20 ओवर्स फेंकते हैं, तो आप 20 ओवर्स में सारी बॉल्स 150 की स्पीड पे, 155 की स्पीड पे नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि हर बॉल आपकी फुल स्ट्रेंथ बॉल नहीं होती है। तो आप एक कंफर्ट ढूंढते हैं कि चलिए ठीक है ये लेंथ पे मैं फेंक लूँगा, तो बॉल एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ में फेंकूंगा तो भी यहाँ मेरा काम हो जाएगा।
तो ऐसे में आप हर बॉल पे उतना फोर्स नहीं लगाते हैं। तो एक कंफर्ट बॉल, एक कंफर्ट लेंथ हर एक बॉलर ढूंढ के रखता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अक्षत राणा की वो जो कंफर्ट बॉल है, या फिर कह लें कि वो जो उनकी नेचुरल लेंथ बन चुकी है, वो थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ है। अब अगर वो थोड़ा सा पुश करते हैं आगे जाने पे, तो वो बॉल फुल कर देते हैं, क्योंकि उनको कोशिश करनी पड़ती है आगे करने की। वो फुल करते हैं और फिर वहाँ वो बाउंड्रीज खा लेते हैं। तो ऐसे में हर्षित राणा को देखना पड़ेगा कि न्यू बॉल पे क्या कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि उनको पहला मैच मिलना चाहिए। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, न्यू बॉल से प्रॉब्लम है उनमें, कोई बात नहीं, यंगस्टर हैं, सीख लेंगे। इसी वजह से, क्योंकि वो यंगस्टर हैं, क्योंकि वो सीख लेंगे, इसलिए एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ में आप जाइए पहले मैच में। आप शमी को खिला सकते हैं, अगर शमी फिट नहीं है तो राणा खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिराज को मिस करेगी इंडिया विथ न्यू बॉल, क्योंकि न्यू बॉल से आपको अगर सिराज और अर्शदीप फेंकते तो आप अलग जोन में जा सकते थे। तो वो एक चीज़ है। बाकी अर्शदीप सिंह की हमने बात की कि न्यू बॉल से बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया, नॉट जस्ट इन ओडीआईज, ऑल्सो इन T20 आईज। हम उनको देख रहे हैं लगातार, अब सालों से, हम 2-3 साल से एक चीज़ देख रहे हैं कि लगातार न्यू बॉल का फ़ायदा उठा रहे हैं। लगातार आपने T20 वर्ल्ड कप भी अभी देखा, 2022 का भी देखा, लगातार न्यू बॉल से बॉल को अंदर ला सकते हैं, बाहर कर सकते हैं बॉल को। बहुत बड़ी चीज़ है, अर्शदीप सिंह एक रेवलेशन बन के आए हैं इंडियन टीम के लिए, और बहुत अच्छा साइन है कि अगर एक लेफ्ट आर्मर इस तरीके से इंप्रूव करके खेलता है तो इंडियन क्रिकेट इज़ इन गुड हैंड्स, आप कह सकते हैं। साथ ही में इंग्लैंड के जो ओपनर्स है, उनकी प्रॉब्लम हमेशा यही रही है, उनको स्टार्ट मिलता है, लंबा नहीं कर पाते हैं वो स्टार्ट को। फिल सॉल्ट क्या आतिशबाजी करने पे आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि एक बात है कि सॉल्ट को हर मैच में आप देखें स्टार्ट मिला है, डकेट को भी पिछले मैच में उन्होंने 65 रन बनाए ज़रूर, लेकिन इनको हर मैच में स्टार्ट मिल रहा है, सॉल्ट को हर मैच में स्टार्ट मिल रहा है, पर उसके बाद विकेट फेंक के अपना आउट हो जाते हैं। वही चीज़ें आज कैसे आउट हुए थे मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो आज आउट हुए हैं वो, तो उनको वही स्लोअर बॉल फेंकी, हाँ मुझे याद है, स्लोअर बॉल फेंकी अर्शदीप सिंह ने, जो कि बाउंस हुआ, और यहाँ की बॉल को जो कि वो अपर कट मारने चले गए। स्लोअर बॉल पे अब अपर कट नहीं मार सकते हैं, ये अगर आप मारेंगे भी तो बॉल डिस्टेंस मिलेगा ही नहीं, आप कैच आउट ही होंगे। वो तो अच्छा है कि बॉल थर्ड मैन तक चली गई, वरना कीपर तक भी जा सकती थी बॉल। तो खराब शॉट मार के आउट हो गए, वो भी समझना चाहिए था कि बॉल स्लोअर है, पर इंग्लैंड भी इंग्लैंड समझ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। उसके बाद अनलकी ब्रूक, अनलकी बटलर वाली कहानी है कि आप कह सकते हैं कि अनलकी रहे, प्ले डाउन हो गए, आप कितनी कहेंगे उनको। हाँ, तो वही चीज़ है। राणा है, राणा ने 2 विकेट्स लिए अपने सेकंड स्पेल में आके। तो हमने जितनी बात की राणा के बारे में, वो न्यू बॉल से बात की है, न्यू बॉल से कंसर्न है राणा में। पर जो दूसरे स्पेल में वो आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में क्या होता है, जो शॉर्ट बॉलिंग होती है, अगर आप जब भी सेकंड स्पेल में आते हैं, आपने पंड्या को एक चीज़ करते देखिए कि हर मैच में, आप इतने सालों में उनको देख रहे हैं, शॉर्ट बॉल करना उनकी स्ट्रेंथ है। शॉर्ट बॉल, उनके पास कटर्स हैं, उनके पास तेज शॉर्ट बॉल है, उनके पास एक आगे की बॉल है, फुल बॉल भी डाल सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि आप जब दूसरे स्पेल में आते हैं, तीसरे स्पेल में आते हैं इंडिया में, तो आप एक अलग सॉर्ट ऑफ कंट्रोल दे देते हैं टीम को, या आप कह लें कि थोड़ा सा आप बैट्समैन को डाउट में रखते हैं कि ये बॉल कहाँ होने वाली है, या फिर उसको आप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो यूज तो नहीं हो पाता आपकी लेंथ से, या आप क्या करना चाह रहे हो उसको पता नहीं चल पाता। तो हर्षित राणा अपनी शॉर्ट बॉल्स को और अच्छे से यूज़ करते हैं। पिछले मैच में उन्होंने ब्रूक को बाउंस आउट किया था, बाउंसर फेंकी और उन्होंने कैच दे दिया पीछे के राहुल को। पिछले मैच में शायद, फर्स्ट मैच में शायद ये चीज़ हुई थी, तो ये चीज़ हुई। तो आज भी राणा ने सक्सेसफुल काम किया इंडियन टीम के लिए, 2 विकेट्स लिए उन्होंने वहाँ पे बाद में आके, और ऐसे में उनका जो कमबैक है हमेशा सेम मैच में होता है और दूसरे स्पेल में हो जाता है। तो लेट्स होप कि जब भी खेलें इंडिया के लिए आगे तो ऐसे ही करते रहें, अच्छा रहेगा। उसके बाद लिविंगस्टन की बात करेंगे। इनको भी इंग्लैंड क्यों पाल रही है, इनको देख के लगता है कि जितना राशन ही ख़त्म करते होंगे, शायद उतनी बॉल्स भी ख़त्म करके खेल लें, उतने रन्स बना लें, क्योंकि आप पे इंग्लैंड की टीम बैंक कर रही है कि आप फिनिशर हैं उनके, फिनिशर इन चीफ हैं आप उनके। लेकिन बात यह है कि आप हथौड़ा मारने चले जाते हैं, लकड़हारों वाले शॉट मारते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये समझ से परे है कि कैसे लिविंगस्टन ये चीज़ कर रहे हैं। अब आज भी 22 बॉल्स खेली, 10 रन बनाए उन्होंने, लेकिन उस टाइम पे आप खड़े रहकर उस बॉल को मार सकते थे, आप आगे बढ़कर स्टंप आउट हो गए। पता नहीं क्या एकदम ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, या पता नहीं मैक्यूलम का ये इनको इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसे ही खेलना है, कि ब्रेन को रख के जाओ बाहर और अंदर बिना दिमाग के खेलना है, सिर्फ दिल से खेलना है कि मुझे छक्का मारना है। ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलता। क्रिकेट के लिए बहुत ख़राब ऐसे दिन होते हैं वो, जहाँ पे कोई बैट्समैन ऐसे आउट होते हैं। तो लिविंगस्टन ने वही हथौड़ा मारा, आउट हुए, स्टंप हो गए पीछे। तो अब हमको 2-3 चीज़ के बारे में बात करनी है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया, केविन पीटरसन ने ये कहा कि नेट्स पे नहीं जा रहे हैं इंग्लैंड के बैटर्स एक्सेप्ट जो रूट। अब जो रूट को तो हम सालों से जानते हैं कि वर्कोहॉलिक प्लेयर है, प्रैक्टिस करते हैं एकदम बहुत ज़्यादा, और प्रीच करते हैं क्रिकेट को, उनका फेवरेट पास टाइम लगता है कि वही होगा, जस्ट लाइक स्टीव स्मिथ, कि कैसे पागल जो लोग होते हैं, क्रेजी लोग होते हैं कि हमको क्रिकेट ही खेलना है। तो दिखता है जो रूट में उनका जो मेहनत है, उनके काम में दिखती है, उनके रिकॉर्ड्स में दिखती है, उनके रन्स में दिखता है, उनकी शॉट्स में दिखता है। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि इनके अलावा, जो रूट के अलावा इस टीम में आप देख लीजिए तो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिनको आप कह लें कि ओडीआईज में इन्होंने जो किया है वो एकदम अनमैच्ड है। बटलर का भी ओडीआईज का एवरेज 40 से कम है, तो ऐसे में बटलर भी T20 में इतना कर चुके हैं, ओडीआईज में उतना उनका रिकॉर्ड्स नहीं है, ना उनका बहुत ज़्यादा कुछ हमेशा आता रहा है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो भी एक चीज़ है। साथ में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिकॉग्नाइज किया जाता हो कि ओडीआईज में इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है, या कह लें इनकी टीम में ही शायद इनसे बेटर प्लेयर्स मिल रहे हैं अभी। तो वही चीज़ है, नेट प्रैक्टिस तो होनी चाहिए क्रिकेट का। ऐसे मारी मत क्रिकेट को आपके देश में, प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर पाएंगे नेट्स में। साथ ही में एक और चीज़ है, कुलदीप यादव इस मैच में देखिए पूरे रिदम में, पूरे फिटनेस के साथ में, और ब्यूटीफुल बॉलर जो कि कुलदीप यादव हैं वो हमको दिखाई दिए। हम अदर रशीद की बात करते हैं, जो उनकी ताकतें हैं वही सेम ताकतें इनकी भी है। तो कुलदीप यादव ने आज 6 ओवर्स डाले, 38 रन दिए, 8 ओवर्स डाले 38 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने लिया। तो ब्यूटीफुल बॉलिंग वो भी ऐसी करते हैं कि पेस वेरिएशन जानते हैं अपनी, लाइन लेंथ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कंट्रोल रखते हैं, गुगली भी है, फ्लिपर भी है, साथ ही में लेग स्पिन तो फेंकते ही हैं, चाइना मैन तो फेंकती हैं। तो कुलदीप यादव मेरे हिसाब से बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड है लिमिटेड ओवर्स में, और रन्स बचाने को नहीं जाते हैं, विकेट लेने को जाते हैं। तो जो भी बॉलर ये चीज़ करता है कि रन्स बचाने को जाएगा, वो अक्सर थोड़ा सा विकेट्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो कुलदीप यादव वैसे बॉलर नहीं है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसमें हमेशा विकेट लेते हैं। तो कुलदीप यादव ब्यूटीफुल बॉलर हैं, अगेन रेवलेशन है इंडिया के लिए, अभी फिर से फिट होकर वापस आए हैं, बहुत ज़रूरी टाइम पे वापस आए चैंपियंस ट्रॉफी में। इनके बिना जाना थोड़ा मुश्किल होता। फर्स्ट चॉइस बॉलर हैं, बिल्कुल खेलने चाहिए, आज प्रूव भी किया कि क्यों मैं सबसे अच्छा बॉलर हूँ। तो इसके बाद एक और डिबेट अभी बन रही है कि पहला बॉलर, जो कि मुझे लग रहा है कि हरजीत सिंह शायद खेलेंगे पहला मैच ही, तभी उनको 2 मैच बाहर बिठाया कि आप तो पक्के प्लेयर हो, आप अभी रेस्ट कर लो। और मुझे लगता है कि हर्षित राणा और मोहम्मद शमी में से कोई एक खेलेगा, एक खेल सकता है, क्योंकि नंबर 8 अगर आपको बैटिंग चाहिए तो 8 पे खेलेंगे जडेजा, 9 पे होंगे कुलदीप, 10 पे होंगे अर्शदीप, और 11 पे जो भी राणा या शमी, जो भी दोनों में से रहेगा, वो एक चीज़ है। तो देखते हैं कि शमी की फिटनेस क्या है, या क्या पता वो रूल आउट तो नहीं हो जाए। तो वही चीज़ है, क्योंकि फिटनेस के कंसर्न मुझे अभी भी लग रहे हैं कि उनमें है, रिदम अभी भी उनका मिसिंग है। तो लेट्स होप कि वो फिट रहें, इंडियन टीम को सर्व करें अभी इस टूर्नामेंट में कम से कम, और उसके बाद फिट होकर खेलें और ज़्यादा खेलें। सॉरी। तो साथ ही में अब बहुत ज़्यादा बात इस जीत के बाद हमको और भी करनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर आप देख रहे हैं, पहली बात तो इंडिया अभी नहीं, इंडिया सालों से, पिछले बहुत सालों में ओडीआईज में एकदम इनविंसिबल दिखा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। हर जगह के इनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, हर जगह के इनके पास जो रोल्स हैं वो डिफाइंड हैं, प्लेयर्स उसके लिए डिफाइंड हैं। अक्षर पता है कि नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5 कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। जडेजा कितने अच्छे स्पिनर एशियन कंडीशन में उन्होंने दिखाया। हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड है। कोहली की जितनी बात करे कम है, अब हम तो छोटे लोग हो गए उनके लिए बात करने के लिए। रोहित शर्मा काफ़ी सर्विस दे चुके हैं इंडिया के लिए, लगातार अच्छा करते आए हैं। तो ऐसे में गिल यंग सेंसेशन एकदम, तो ऐसे में हमको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा 11 या 15 जो है वो जाए इस टूर्नामेंट में। 1-2 प्लेयर्स को मिस करेंगे, बुमराह आउट है इंजरी से, सिराज शायद हो सकते थे, वो एक बात है। तो लेकिन ठीक है, आप ओवरऑल भी अगर आप इंडिया को देख रहे हैं तो बाकी सब टीम से इनका स्क्वाड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी उस पर भी आएंगे। तो हर एक टीम जो है, हर एक टीम में जो मेन प्लेयर्स हैं वो या तो रेस्ट कर रहे हैं, या तो इंजर्ड हैं, नहीं खेल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी टीम्स में वो इंजरी के कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जिसको देखना पड़ेगा। तो इंडिया एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है। अब एक और चीज़ क्या है यहाँ पे, एक चीज़ मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो यही है कि अगर इंडिया ये टूर्नामेंट जीत जाए तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप किसी को क्रेडिट मत देना कि इसने जिता दिया, इस वजह से जीत गए, क्योंकि आप ऑलरेडी एज अ साइड आप बेस्ट लग रहे हो वर्ल्ड में, आप बेस्ट साइड लग रहे हो। मैं जिंक्स नहीं करूँगा, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन, लेकिन आप बेस्ट साइड लग रहे हो इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी में, ओडीआईज में इन जनरल। तो ऐसे में ये टूर्नामेंट आपको जीतना ही है। उसका रीज़न ये है कि कोई है ही नहीं आपके आसपास अभी, कोई टीम टक्कर दे सकती है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट है, इंग्लैंड अच्छा दिख नहीं रहा है, साउथ अफ्रीका में भी कुछ टक्कर दे पाए, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कैसा दुबई में खेलते हैं आके। लेकिन जो आपका साइड है एकदम, इंडिया का साइड एकदम बेस्ट इन द वर्ल्ड दिख रहा है अभी। तो ऐसे में उम्मीद मुझे ये है कि अगर इंडिया ये टूर्नामेंट हार जाती है तो इससे बड़ा फेलियर रिसेंट टाइम्स में शायद बीजीटी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बीजीटी नहीं होगा। न्यूजीलैंड सीरीज तो कोई बड़ा फेलियर और हो नहीं सकता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ा फेलियर अभी और कुछ नहीं होगा अगर आप ये अगर आप हार जाएंगे तो। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया की जो टीम है, इट इज़ सेट टू विन, इट इज़ सेट फॉर अ विन, और यहाँ से हार जाना ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि आपकी टीम इनविंसिबल दिख रही है। और आपकी टीम जो बाकी टीम्स हैं, आपके पास ऑलमोस्ट सारे लड़के हैं बुमराह के अलावा।
तो ऐसे में आपका ही टूर्नामेंट है जीतने के लिए, आपको जीतना पड़ेगा। ये प्रेशर बनता है, फैंस बनाते हैं, हम इंडियंस इमोशनल होते हैं, हम इंडियंस पागल होते हैं जीतने के लिए, लेकिन ये होना पड़ेगा क्योंकि जीतना पड़ेगा। और आप जीत जाते तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दिस टीम इज मेंट फॉर विनिंग दिस टूर्नामेंट, ये इतनी सी बात है। साथ ही में एक और चीज़ है कि रहाणे का भी एक स्टेटमेंट आया है। रहाणे ने ये कहा है कि जब WTC का उन्होंने फाइनल खेला 2023 में, तो उस टाइम पे WTC में फाइनल में सीधे उनको कॉल अप आया, बाहर थे बीच में काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में उनको कॉल अप आया, वो काफ़ी इम्प्रूव करके अपनी टेक्निक में आए, थोड़े इंटेंट दिखा उनका कि अच्छा खेल रहे हैं, इम्प्रूव लगे हैं। और मुझे पर्सनली रहाणे से दिक्कत उस टाइम पे हुई थी 2022-23 के उस दौर में, क्योंकि रहाणे का इंटेंट खत्म हो गया था। रहाणे ने अपने शॉट्स रोक दिए थे सारे, रहाणे अपने शॉट्स नहीं मारते थे। और ऐसे में क्या होता था कि वो बस बॉल्स को रोकने की कोशिश करते थे और रोकते थे विथ फ्लॉट टेक्निक। थोड़ा सा फ्लॉट आ गया था, फ्लॉट हो गई थी टेक्निक उनकी, तो बस बाहर की बॉल्स को एज करके चले जाया करते थे। स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स आती थी उनको। तो जो उनकी इंटेंट वापस आया उसके बाद काम करने के बाद, थोड़ा सा टेक्निक में काम किया उन्होंने, तो इन सब के बाद जो रहाणे दिखाई दिए वो अलग अलग एकदम ब्रूटल प्लेयर दिखाई दिए। IPL में भी हमने देखा कि बहुत अच्छे से रन उन्होंने बनाए, CSK के लिए फाइनल में भी रन बनाए उन्होंने, पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए उन्होंने। तो ऐसे में जो काम उन्होंने खुद पे किया वो दिखाई दिया। 2023 में वापस आए WTC में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने WTC फाइनल में कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया जितना मुझसे बना उस मैच में, और मैंने ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया, मैंने कुछ ख़राब नहीं किया। बेस्ट बैटर लगे उस फाइनल में वो। उसके बाद से रहाणे आउट है। अब ऐसा मुझे लगता है कि जो नंबर 3 की जगह है, अब आप कह सकते हैं कि नंबर 5 पे रहाणे खेलते आए, अपना पूरा करियर जो है नंबर 5 पे उन्होंने खेला है आफ्टर कोहली, आफ्टर पुजारा। तो एक चीज़ है कि नंबर 3 पे क्योंकि रहाणे ने काम किया टेक्निक पे, और क्योंकि रहाणे को एक्सपीरियंस है सेना का बहुत ज़्यादा, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं सेना में, हर जगह उनका 100 है सेना कंट्रीज़ में। तो ऐसे में क्या रहाणे आप नंबर 3 पे खिला सकते हैं? अगर आपको गिल को खिलाना है नंबर 5 पे गिल को कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है रहाणे का कमबैक पॉसिबल है अभी भी। 36 साल के हैं ज़रूर, लेकिन उनमें क्रिकेट अभी बाकी है। आई डोंट सी रोहित शर्मा प्लेइंग यहाँ से टेस्ट मैचेस, आई डोंट सी हिम प्लेइंग। उनकी टेक्निक जा चुकी है, उनकी कैप्टनसी में स्किल्स नहीं है। ये चीज़ मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट के लिए वो बनी ही नहीं है, लेकिन ठीक है उन्होंने खेला, ठीक बात है। लेकिन आई जस्ट होप नंबर 3 पे रहाणे को मौका क्या मिल सकता है अभी, क्योंकि कमबैक उनका पॉसिबल है और होना चाहिए मुझे लगता है। बाकी अभिमन्यु ईश्वरन भी हैं, मतलब होना चाहिए टॉक्स में, टॉक्स होनी चाहिए। KL राहुल ओपन करने चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं, जायसवाल ओपन करेंगे ही करेंगे, तो वही चीज़ है। तो साथ ही में देखते हैं क्या होता है इस चीज़ पे। लेट्स सी, होप कि रहाणे के बारे में भी बात हो थोड़ी सी, उनको नज़रअंदाज नहीं कर दिया जाए। करुण नायर की भी थोड़ी बहुत बात हो, वो भी ठीक है। तो एक और चीज़, सबसे बड़ी न्यूज़, अभी 2 न्यूज़ रिसेंटली आ रही है। एक तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका लगा है कि स्टार्क ने बोला है कि मैं आउट हूँ इस चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पर्सनल रीजंस की वजह से वो आउट है, और पर्सनल रीजंस की वजह से आउट है, तो इस वजह से वो उन्होंने कहा है कि मुझसे ज़्यादा मेरी प्राइवेसी को ब्रीच ना किया जाए, मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना किए जाएँ। तो स्टार्क का जो ब्लो है बहुत बड़ा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उनके पास कोई भी सीनियर पेसर अब नहीं है। उनके पास सीनियर पेसर्स के नाम पे अब नेथन एलिस है, शॉन एबॉट है, स्पेंसर जॉनसन है, जो कि कितने सीनियर है आप जानती हैं। तो ये सब जो चीज़ है ऑस्ट्रेलिया फेस करेगी, क्योंकि मिचेल मार्श ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, साथ ही में आउट हुए हैं कमिंस, साथ ही में आउट हुए हैं हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, और एक और कौन आउट हुआ है? मिचेल मार्श, कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, 4 ही आउट हुए हैं क्या? तो ठीक है 4 ही आउट होंगे, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ प्रोबेबली 4 ही आउट हुए हैं। तो ये जो 4 प्लेयर्स आउट, मार्कस स्टोइनिस रिटायरमेंट ले लिया है, तो हाँ 5 लोग आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किए अपने 5 रिप्लेसमेंट्स। एक बार हम बात कर लेते हैं कौन 5 है। तो एक शॉन एबॉट ऐड हुए हैं स्क्वाड में, बेन डॉर्शियस ऐड हुए हैं स्क्वाड में, जेक फ्रेजर मैकगर्क ऐड हुए हैं स्क्वाड में, जिनके बारे में बहुत बात थी कि क्या इनको लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, तो फाइनली इनको लिया है स्क्वाड में। स्पेंसर जॉनसन आए हैं स्क्वाड में, न्यू एक लेफ्ट आर्म बॉलर। साथ ही में आए हैं तनवीर संघा, जो कि ऐड हुए हैं, लेग स्पिनर हैं, वो ऐड हुए हैं। बेन डॉर्शियस लेफ्ट आर्म सीमर ये भी हैं। शॉन एबॉट ऐड हुए हैं, बहुत साल खेले हैं पर उतना खासा कंट्रीब्यूशन अभी तक हमको दिखा नहीं है, थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। इनको ओनली चीज़ इसके लिए आप याद रखते हैं, वो इसलिए याद रखते हैं कि फिल ह्यूजेस को इन्होंने बाउंसर मारी थी, तो वही चीज़ के लिए याद रखते हैं लोग इनको अक्सर। तो वही चीज़ है। तो इसके बारे में अच्छे से और बात करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड एनालिसिस बाकी है अभी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर, और एक और टीम इंग्लैंड के ऊपर भी बाकी है। तो इसके लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं, मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसमें भी। और एक और चीज़ है कि अफगानिस्तान के लिए अल्लाह गजनफर की न्यूज़ आई है। अब अल्लाह गजनफर के साथ में एक चीज़ है कि वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री बॉलर्स बन के दिख रहे थे अभी वर्ल्ड में, जहाँ भी लीग्स खेल रहे हैं वहाँ पे बैटिंग को तहस नहस किया दूसरी टीम्स की। साथ ही में अफगानिस्तान के लिए अच्छा रोल निभाते हुए आए थे।
तो अफ़गानिस्तान के पास जो स्पिनिंग ऑप्शंस अभी हैं वो राशिद खान का है। उनकी जगह नांगेलिया चिरोटे, क्या नाम है उनका, एक मिनट सॉरी मैंने गलत नाम तो नहीं ले लिया, पर कौन ऐड हुआ है उनके लिए स्क्वाड में एक बार देखना होगा। हाँ, तो नांगेलिया खरोटे ऐड हुए हैं, आई एम वेरी सॉरी। तो वो ऐड हुए हैं। साथ ही में एक चीज़ है, कूपर कॉनली को ऐड किया ट्रैवलिंग रिजर्व बना के ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी एक चीज़ है। तो अल्लाह गजनफर जो आउट हुए हैं अफगानिस्तान से, तो उनके पास जो बाकी लेग स्पिनर्स हैं, बाकी जो स्पिनर्स हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स भी कह लें आप लेफ्ट आर्म सीमर कह लें, जो खरोटे हैं। साथ ही में लेग स्पिनर हैं राशिद खान के नाम से, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। साथ ही में मोहम्मद नबी हैं, नूर अहमद है लेफ्ट आर्म चाइना में, ब्यूटीफुल बॉलर है। और ऐसे 20 में जो कमाल वो करके आए हैं उसके बारे में जिन्होंने देखा होगा वो समझ पाएंगे मेरी बात को। काफ़ी कंट्रोल उन्होंने दिखाया। मुजीबुर रहमान स्क्वाड से अभी तक बाहर हैं, वो नहीं खेलते हुए दिखेंगे हमको शायद, वो एक चीज़ है। तो अल्लाह गजनफर का जो लॉस है अफगानिस्तान के लिए शायद उनकी चांसेस को थोड़ा सा नीचे करेगा वो ज़रूर। जैसे बुमराह का जो जाना है वो भी थोड़ा सा नीचे कर सकता है इंडिया को। तो गजनफर का लॉस जो है अफगानिस्तान के लिए वो बड़ा है। अब देखते हैं कैसे टीम शेप होती हैं सबकी, और कैसे इंजरी कंसर्न्स जो बाकी टीम्स को हुए हैं वो लेट्स होप अच्छा टूर्नामेंट हमको देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी मुझे और वीडियोस बनाने हैं अभी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं अभी। और साथ ही में हमको ये भी देखना है कि जो बाकी सब सारे स्क्वाड्स हैं हमको उसके बारे में बात करनी है। तो उसके लिए मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ताकि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो सबसे ज़रूरी है। ताकि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आपको ज़्यादा सुनने मिलेगी, मैं लंबे टाइम तक वो चीज़ कर पाऊँगा। और जब ग्रोथ होती है तभी शायद एक इंसान आगे बढ़ पाता है। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे चैनल का नाम है एक्स्ट्रा विद आर्यन, आप उससे अपने फ्रेंड्स को बताइए और मिलकर देखिए मेरे इन वीडियोस को। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, नहीं लगते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कि क्या गलत किया मैंने, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।